जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हमारे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा हमसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इम्प्लांट ही क्यों किया जाता है। तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में फर्स्ट चॉइस हमारी इम्प्लांट है। इम्प्लांट तो हमारी आखिरी चॉइस होती है। तो एक पेशेंट आता है हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, तो पहले हम उसको असेस करते हैं, उसको देखते हैं कि मतलब वो स्ट्रेस में तो नहीं है। आमतौर पर स्ट्रेस में तो पेशेंट होता है जब उसको इरेक्शन नहीं होती, कोई उसको इसके अलावा कुछ स्ट्रेस तो नहीं है। मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है। आजकल जैसे वॉर का स्ट्रेस है कुछ लोगों को क्या, सारे लोगों को ही है पाकिस्तान में और इंडिया में भी, ऑलमोस्ट फ़लस्तीन में से रशिया में, यूक्रेन में, ईरान में, मतलब लोग स्ट्रेस्ड हैं। और ये ऑलमोस्ट एक बड़ी जंग स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका भी स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस में भी इरेक्शन जो कम हो जाएगी। हमने ये भी देखना है स्ट्रेस। उसके बाद पेशेंट का खाना पीना कैसा है। मतलब ये पेशेंट जिनसे कुछ लोग जिनसे वो एक ही चीज़ खाई जा रहे होते हैं। मतलब अगर वो डेली मटन खा रहे हैं तो मटन ही खाई जा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं तो चिकन ही खाई जा रहे हैं, तो वो इम्बेलेंस डाइट ले रहे होते हैं। फ्रूट्स नहीं खा रहे होते, मतलब या फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट ही खाए जा रहे हैं। सो बैलेंस डाइट पे हमने पेशेंट को लेके आना होता है। उसके बाद हमने पेशेंट को जो है वॉक, मतलब फिजिकल एक्टिविटी। पेशेंट्स के पास टाइम ही नहीं है आजकल। मतलब ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास सोने का टाइम नहीं है। वॉक का टाइम तो बाद में आप बात करें, हमारे पास सोने के लिए टाइम नहीं है। सो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? आप हैं। तो आपको अपने लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो मतलब पेशेंट को इस बात पे हम कन्विंस करते हैं कि आप जो सा है वॉक करें स्टार्ट, या एक्सरसाइज स्टार्ट करें। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंट को ये बताते हैं कि जो खाना है इसके टाइम एडजस्ट करें। मतलब खाना जो सा है, रात का खाना ख़ास तौर पे सोने से पहले खा लिया करें, 2 घंटे पहले खा लिया करें। और स्लीपिंग आवर्स जो हैं वो पूरे कीजिए अपने, 8 आवर्स की स्लीप लें। उसके बाद खाने में मतलब जितना आप नेचुरल डाइट की तरफ आ सकते हैं उतना नेचुरल डाइट की तरफ आएँ। और ये जो आर्टिफिशियल डाइट है, जैसे ख़ास तौर पे जंक फूड हो गया, मतलब ऑयली स्पाइसी चीज़ें हो गई, इनको जितना जितना आप छोड़ सकते हैं उतना छोड़ें। टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोला ड्रिंक्स को कम करते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स जो से देखे जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे किया है। अब एक पेशेंट प्रेजेंट करता है, वो कहता है कि मैं परसों तक बिल्कुल ठीक था, कल मेरी शादी हुई, रात को मेरे से सेक्स नहीं हुआ, बस मैं तो जो सा ना आज जो सा खुद कुछ कर बैठूंगा। तो ऐसे पेशेंट में हमें एग्रेसिव थेरेपी चाहिए होती है। हमें ऐसे पेशेंट को मतलब इनिशली ही सल्डेनाफिल साहब दे देनी पड़ती है। और हम देखते हैं, मतलब ये तो हम असेस कर लेते हैं कि ये पेशेंट जो है इसमें कोई एनाटॉमिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। हमें पता लग जाता है इसमें साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस है। तो पेशेंट को हम फौरी तौर पे कोई PD5 इनिबिटर देते हैं, और उसके साथ उसको एंटी एंग्जाइटी डेफिनेटली साथ दी जाती है और मिनरल्स दी जाती हैं। तो वो पेशेंट 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाता है। और जब वो 2-4 सेक्स नॉर्मल कर लेता है तो फिर उसको दवाई की ज़रूरत नहीं होती। एक दूसरा पेशेंट है जो हमारे पास आके कहता है कि मुझे मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं इंटीमेट नहीं कर सका, यानी कि अभी तक मैं सेक्स कर ही नहीं सका अपनी बीवी के साथ। तो अब भी वो डॉक्टर के पास क्यों आया है कि अब बीवी जो सी ना 4 साल के बाद रोड के चली गई है, तो अब मैं आया हूँ क्योंकि मेरे ससुराल की डिमांड है। तो ये दोनों सिनेरियोज में फ़र्क है। अब ये पेशेंट है रिलैक्स फॉर्म में था, मतलब उसने सेक्स नहीं हुआ, उसने कहा कोई मसला ही कोई नहीं, लेकिन जब उसकी बीवी ने उसको अल्टीमेट एहसास दिलाया, वो चली गई उसे छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर, तो फिर उसने सोचा कि अब मैं जाके डॉक्टर को चेक करवाऊँ। मॉर्निंग इरेक्शन का पेशेंट से पूछा जाता है। अगर पेशेंट को मॉर्निंग इरेक्शन हो रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट में वीनस लीक नहीं है। अगर पेशेंट को एक फीमेल पे इरेक्शन हो रही है, दूसरी पे नहीं हो रही, मतलब एक बेटर वर्ड इज एक पार्टनर पे इरेक्शन हो रही है, दूसरे पे नहीं हो रही, तो इसका मतलब भी ये है कि साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस है। सो हमने यहाँ से ये एवेल्यूएट कर लेना होता है कि पेशेंट को इम्पोर्टेंस की टाइप क्या है।
आप मतलब एक पेशेंट जो है उसमें हमें लगता है कि नहीं इसमें साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस नहीं है और कोई फैक्टर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें जो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे पेशेंट में या कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम पेनाइल डॉपलर करवाते हैं। पेनाइल डॉपलर एक टेस्ट है, पीनस का अल्ट्रासाउंड है, जिसके बीच में मतलब पीनस के अंदर दो ड्रम्स होते हैं जिनको कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, जिनमें ब्लड फ्लो करता है। और जब इरेक्शन होनी होती है तो इन ड्रम्स में ब्लड का इनफ्लो बढ़ जाता है और आउटफ्लो बंद हो जाता है। तो जो पेनाइल डॉपलर है उसमें इरेक्शन, आर्टिफिशियल इरेक्शन इंड्यूस करवाई जाती है, मतलब एक इंजेक्शन लगा के, इसको कहते हैं प्रोस्टाडिल का इंजेक्शन लगाते हैं इसमें, और उसके साथ देखा जाता है कि आर्टीरियल फ्लो बढ़ा और वेन जो सी है वो एक्लूड हुई कि नहीं हुई। वेन्स मल्टीपल होती हैं, तो वेन अगर एक्लूड नहीं हो रही मुकम्मल तौर पे, तो इसका मतलब है कि वो जो ब्लड पीछे से बढ़ता भी है इरेक्शन के लिए, लेकिन वो इन चैम्बर्स में ठहरेगा नहीं, वो लीक हो जाएगा, वो निकल जाएगा चैम्बर से। जब ब्लड चैम्बर से निकल जाएगा तो पीनस जो है ना वो लूज रहेगा या बिल्कुल वो फ्लैसिड फॉर्म में रहेगा, वो इरेक्शन होगी नहीं। सो ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना, इनको हम कहते हैं कि इनको वीनस लीक है। ये पेशेंट होते हैं जो कि कैंडिडेट होते हैं पेनाइल इम्प्लांट के। पूरी दुनिया में, अब मैं आपको ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये पेशेंट पेनाइल इम्प्लांट के कैंडिडेट हैं। जो एम्बुलाइजेशन है दैट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। पेनाइल इम्प्लांट इज़ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। कुछ लोग एम्बुलाइजेशन की तरफ जाते हैं। आजकल लाहौर में एक साहब थे जिन्होंने बड़ा बल्कि अभी भी हैं, हर जगह पे हर अस्पताल में दो दो बंदे बिठाए हुए हैं, और वो जनसना हर पेशेंट को कहते हैं कि आपकी एम्बुलाइजेशन करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। उनके 100% जो पेशेंट होते हैं वो, मतलब 100% नहीं, उनके 50% पेशेंट जो हैं बाद में मेरे पास आते हैं जिनको मैं इम्प्लांट ही डालता हूँ और वो पेशेंट से अच्छे खासे पैसे लेते हैं एम्बुलाइजेशन के। तो इस तरह मतलब बात ये सारी करने का मकसद ये है कि ऐसे पेशेंट जिनमें ड्रम्स में, जिनमें एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, जिनमें ब्लड नहीं ठहर रहा ड्रम्स में, उनमें द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो पेनाइल इम्प्लांट ही होती है। पेनाइल इम्प्लांट की जो इरेक्शन होती है, इसमें फिर पेशेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे साथ। क्वेश्चन ये होता है कि जी क्या मेरे पार्टनर को पता लगेगा? हाँ जी, आपके पार्टनर को पता लगेगा। तो आपका पार्टनर पेनाइल इम्प्लांट वाला पेशेंट का पार्टनर बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल। मतलब जिस पेशेंट ने इम्प्लांट डलवाया उसकी जो वाइफ है वो सेक्स को ज़्यादा एंजॉय करेगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज उसको हर वक्त सस्टेन्ड इरेक्शन मिलेगी और जितना टाइम चाहेगा उतनी इरेक्शन मिलेगी। उसके बाद जनसा है नंबर 2, जो पेनाइल इम्प्लांट के पेशेंट हैं उनका मतलब उनमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेक्स ज़्यादा होते हैं और जब दिल चाहता है सेक्स हो जाता है तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे पहुंच जाता है। उसमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा फेलियर तो होना ही नहीं है। तो वो पेशेंट जो है ना उसमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन खत्म हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि क्या मैं बाप बन सकूँगा? हाँ जी, बाप बन सकेंगे, क्योंकि आपकी जो सीमन है उसके निकलने के प्रोसेस को तो हम छेड़ ही नहीं रहे। अगर आपके टेस्टिस में स्पर्म मौजूद हैं तो आप बिल्कुल बाप बन सकेंगे। वो एक अलग सिस्टम है, उस सिस्टम को हमने नहीं छेड़ना इम्प्लांट डालते हुए। तो इसलिए मतलब आपकी सीमन में स्पर्म मौजूद है, आप सेक्स करते हैं, वो स्पर्म जो से इंसेमिनेट होते हैं फीमेल में, तो वहाँ से आप जो है ना बिल्कुल बाप बन सकते हैं। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम पेशाब जो है उसके करने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? उसके करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पेशाब का रास्ता नीचे होता है, उस जगह को तो हमने छेड़ना भी नहीं है। और इम्प्लांट तो उसके ऊपर ड्रम होते हैं जो पड़े होते हैं, इम्प्लांट उसके ऊपर होते हैं, पेशाब का रास्ता नीचे होता है। सो ये बातें जो सी इनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इम्प्लांट के बाद पेशाब में कोई डिफेक्ट नहीं आता, पेशाब में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्या डायबिटिक्स में इम्प्लांट डाल सकता है? ये बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं। हाँ जी, डायबिटिक्स हमारे ज़्यादातर पेशेंट जिनमें इम्प्लांट डालते हैं वो होते ही डायबिटिक हैं, क्योंकि वेस्कुलर प्रॉब्लम्स डायबिटिक्स में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। और वो वाले डायबिटिक्स जो अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करते। हमारा पेशेंट आता है, कहता है जी अब तो शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है। अच्छा जी, कितने दिन से कंट्रोल है? जी शुगर तो 20 साल से है, लेकिन डॉक्टर साहब पिछले 1 महीने से बहुत अच्छी कंट्रोल की हुई है। वो 19 साल 11 महीने जो कंट्रोल नहीं थी,
उसके बीच में काम तो सारे डल गए थे, मतलब वो वेसल तो ख़राब हो गए थे, लेकिन अब जब वो हमारे पास आया तो उसे 1 महीना पहले तो शुगर को कंट्रोल कर लिए। लेकिन अब अगर वेनस लीक डेवलप हो गई या आर्टीरियल इनसफिशिएंसी डेवलप हो गई है तो अब उसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो इम्प्लांट है। अच्छा, अब मैंने ये भी देखा है, एक पेशेंट मेरे पास आया कुछ दिन पहले, उसकी मतलब आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है। मतलब इरेक्शन तब होती है ना जब मतलब आर्टरी का मतलब है जो ब्लड का आना, वेन का मतलब है जिससे ब्लड ने वापस जाना है। तो वेनस लीकेज वाले पेशेंट में एम्बोलाइजेशन की जा सकती है, जो करते हैं वो वेन्स में करते हैं, आर्टरी में तो नहीं एम्बोलाइजेशन होती है। तो मतलब उन लोगों में भी एम्बोलाइजेशन की गई है और की जाती है जिनमें आर्टरी जिनसी जैसे ब्लड का इनफ्लो है वो कम आ रहा होता है ड्यूरिंग इरेक्शन, जिसकी वजह से उनको इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही होती। ऐसे पेशेंट्स का जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो PD5 इनिबिटर जिसको हम कहते हैं, जिसमें वियाग्रा, साइलस, लेविट्रा आ जाते हैं। तो ये दवाइयाँ जो सी ना ये ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं और वेन्स को एक्लूड करती हैं। तो और ये बड़ी सेफ मेडिसिन है, अगर इनको सेफ डोज में लिया जाए और मेडिसिन ठीक होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में ये मेडिसिन इंतहाई फजूल मिलती हैं, मतलब अब सैलस की एक गोली 6,800 रुपए की है, पाकिस्तान में 200 रुपए की आपको मिल जाती है। कैसे? वो 2 मोरिया पुल के नीचे बनती है लाहौर में, और ऐसी कॉफ़ी बनती है। अब वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, बाहर उसको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो मतलब मेरी ये बात करने का मकसद ये है कि एम्बलाइजेशन करने वाले जो से उनको सिर्फ अपने पैसे चाहिए। ऐसे ही मैं ये नहीं कहता कि इम्प्लांट करने वाले सारे डॉक्टर जो हैं ना वो बिल्कुल जेन्युइन इम्प्लांट कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो इम्प्लांट ऐसे पेशेंट में भी कर देते हैं जिनमें सिर्फ व्याग्रा दे के काम चल सकता था, लेकिन वो उनको इम्प्लांट पे ले जाते हैं। कि तो पेशेंट चॉइस भी होती है। जो साइकोजेनिक पेशेंट्स होते हैं उनमें इम्प्लांट बेटर ऑप्शन होती है, क्योंकि उन्होंने साइकोजेनिक मेडिसिन लेनी होती हैं। उनका ब्रेन सो जाता है, मतलब इतनी हैवी साइकोजेनिक मेडिसिन, साइकोलॉजिकल मेडिसिन कुछ पेशेंट्स को लेनी पड़ती हैं पैनिक अटैक्स की वजह से, कि उनके ब्रेन को बिल्कुल सुला दिया जाता है। तो उन पेशेंट्स में जो इरेक्शन है वो इंड्यूस करना, मतलब सेल्फ इंडक्शन ऑफ इरेक्शन, मतलब वो सोचेगा ही नहीं सेक्स के मतलब, तो कैसे होगी? तो ऐसे पेशेंट्स में इम्प्लांट डालना इंडिकेटेड है, जो कि साइकोलॉजिकल पेशेंट है, ताकि उनमें इरेक्शन हो जाए और उनका पार्टनर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। अच्छा, अब वो जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं ब्रेन के लिए, उससे उनमें एजैकुलेशन का टाइम बहुत बढ़ जाता है बाज़-औक़ात। सो एजैकुलेशन टाइम इनमें ज़्यादा होता है साइकोजेनिक पेशेंट्स में, जिनमें इम्प्लांट डल भी चुका हो, फिर भी एजैकुलेशन यानी कि डिस्चार्ज वो लेट होते हैं थोड़ा सा, लेकिन हो जाते हैं। और मतलब इसके बीच में मतलब इम्प्लांट जो है दैट इज़ द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है? मतलब दैट इज़ नॉट द फर्स्ट सॉल्यूशन। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपको समझ आए मेरी बात की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।